ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में जैसे कि पराशर होरा शास्त्र ग्रहों की अवस्थाओं का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है और अवस्थाओं को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के भीतर अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। कुल मिलाकर ये जो अवस्थाएं हैं ये 6 प्रकार की हैं। इनमें पहला प्रकार है बाल्य आदि अवस्था। इस बाल्य आदि अवस्था के अंतर्गत 5 उप अवस्थाएं आती हैं। फिर दूसरी अवस्था है जागृत आदि अवस्था। इसके अंतर्गत भी 3 उप अवस्थाएं आती हैं। अब तीसरी है दीप्त आदि अवस्था। इसके अंतर्गत 10 उप अवस्थाएं आती हैं। चौथी है लज्जित आदि अवस्था। इसके अंतर्गत 6 उप अवस्थाएं आती हैं। पांचवी है शयन आदि अवस्था। इसके अंतर्गत भी 12 उप अवस्थाएं आती हैं। छठी अवस्था में का एक समूह आता है जिसमें अस्त, वक्री, मार्गी और उदित आदि अवस्थाएं हैं। अगर संक्षेप में मैं समझाऊं तो फलित ज्योतिष में मुख्य रूप से इन 42 स्थितियों का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। विशेष रूप से इनका विश्लेषण किया जाता है जिन्हें व्यापक रूप से ग्रहों की अवस्थाएं कहा जाता है। बाल्य आदि जो 5 अवस्थाएं हैं ये डिग्री बेसिस हैं। बाल्य आदि अवस्था है पहली, दूसरी उप अवस्था है कुमार अवस्था, तीसरी उप अवस्था है युवा अवस्था, चौथी वृद्धावस्था और पांचवी मृत अवस्था। अब दूसरी जो जागृत आदि अवस्था है इसकी जो 3 उप अवस्थाएं हैं वो हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद तीसरी दीप्त आदि अवस्था। इसमें 10 उप अवस्थाएं इस तरह से हैं: दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त, पीड़ित, दीन, विकल, खल और भीत। इसके बाद आती है चौथी लज्जित आदि अवस्था। लज्जित आदि अवस्था में पहली है लज्जित, फिर गर्वित, उसके बाद शोभित, उसके बाद तृषित, मुदित और शोभित। फिर पांचवी है शयन आदि 12 अवस्थाओं का ग्रुप। ये शयन आदि अवस्था में शयन, उपवेशन, नेत्रपाणी, प्रकाशन, गमन इच्छा, गमन, सभा, आगमन, भोजन, नृत्य लिप्सा, कौतुक और निद्रा अवस्था आती है। इसके बाद छठी जो कि अवस्थाओं का एक ग्रुप मान सकते हैं आप, इसमें अस्त अवस्था भी है, वक्री अवस्था भी है, मार्गी अवस्था भी है और उदित अवस्था भी है। फलित ज्योतिष में वैसे तो सभी अवस्थाएं सूक्ष्म विश्लेषण के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से फलादेश अगर करना है, प्रिडिक्शन करनी है, तो प्रिडिक्शन करते समय जिन 3 श्रेणियों को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, प्रमुख माना गया है और आवश्यक भी माना गया है, उनके बिना किसी भी ग्रह की शक्ति का सही तरह से पता नहीं लगता। शक्ति का कह सकते हैं कि सही आकलन असंभव होता है। इसमें बाल्य आदि 5 अवस्थाएं हैं, दूसरी है जागृत आदि अवस्था, इसमें 3 अवस्थाएं हैं और तीसरी है दीप्त आदि अवस्था। इसमें 10 अवस्थाएं दीप्त बल के अनुसार आप समझ सकते हैं इसको, यानी ये मुख्य रूप से ग्रह के बल को बताती है। आइए 3 अवस्थाओं के तत्व को समझते हैं। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। बाल्य आदि जो अवस्था है इसमें जो मुख्य उप अवस्थाएं हैं उनको समझते हैं। पहले मुख्य रूप से ये अंश बल पर आधारित है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये फलादेश का आधार ही है, क्योंकि ये बताती है कि ग्रह के पास फल देने की कितनी प्रतिशत क्षमता है।
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की ये अवस्थाएं इनके अंशों यानी डिग्रीज पर आधारित होती हैं। इन्हें बाल्य आदि अवस्था कहा जाता है। ये मुख्य रूप से ये तय करती हैं कि ग्रह के पास आपको फल देने की कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। ये अवस्थाएं इस पर निर्भर करती हैं कि ग्रह विषम राशि में है या सम राशि में है। अगर ग्रह सम राशि में है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर राशि, या फिर ग्रह 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर राशि में है, तो इससे ये सीधी और विपरीत चलती है। जैसे मान लीजिए बाल्य आदि अवस्था है, तो बाल्य आदि अवस्था विषम राशि में बाल्य आदि अवस्था से शुरू होगी, दूसरी होगी कुमार अवस्था, तीसरी होगी युवावस्था और चौथी होगी वृद्धावस्था, पांचवी होगी मृत अवस्था। और इसी तरह से अगर वो सम राशि में है ग्रह, तो फिर उसकी अवस्था उल्टे से शुरू होगी, यानी मृत अवस्था पहले होगी, फिर वृद्धावस्था होगी, उसके बाद युवावस्था होगी, फिर कुमार अवस्था और अंत में बाल्यावस्था होगी। तो यहाँ इनके जो प्रभाव हैं उससे अगर समझना है तो बाल्य अवस्था का क्या प्रभाव होता है, जो कि विषम राशि के 0 अंश से 6 अंश तक और सम राशि में 24 अंश से लेकर 30 अंश के मध्य होती है। इसका प्रभाव होता है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अपनी इच्छाएं तो रखता है लेकिन उन्हें पूरा करने की शक्ति उसमें नहीं होती। वैसे ही बाल्यावस्था का ग्रह जातक को केवल 25% तक ही फल दे पाता है। और परिणाम क्या होता है इसका? जातक को उस ग्रह से संबंधित फल पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शुभ ग्रह अगर है तो शुभ ग्रह होने पर भी लाभ कम मिलता है, अगर अशुभ ग्रह है तो उससे नुकसान भी कम ही होता है। अब दूसरी कुमार अवस्था है। ये जो अवस्था है कुमार अवस्था, ये विषम राशि में देखें तो 6 अंश से लेकर 12 अंश तक होती है और सम राशि में इसकी स्थिति होती है 18 अंश से 24 अंश। इसका प्रभाव क्या होता है? ये अवस्था एक किशोर या युवा की तरह होती है जिसमें उत्साह तो बहुत होता है लेकिन अनुभव की कमी होती है। ये ग्रह जातक को लगभग 50% तक फल प्रदान करता है। वो ग्रह जातक को कम फल प्रदान करता है। जातक को मेहनत का आधा फल मिलता है, आधी सफलता मिलती है, लेकिन उसमें निरंतरता की कमी रह सकती है। ये मध्यम सुख देने वाली अवस्था मानी जाती है। अब इसके बाद है जो बीच की अवस्था है, वो है युवा अवस्था। युवा अवस्था विषम राशि में अगर कोई ग्रह है तो 12 अंश से लेकर 18 अंश तक होती है और सम राशि में वही ग्रह अगर है तो 12 अंश से 18 अंश, यहाँ भी वही अंश हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? ये ग्रह की सबसे शक्तिशाली अवस्था मानी जाती है। यहाँ कोई भी ग्रह अगर शुभ है तो 100% शुभ फल देता है और अशुभ है तो 100% अशुभ फल भी देता है। इसका परिणाम जातक को बिना अधिक प्रयास करने के उस ग्रह के शुभ फल प्रदान करता है। ये भाग्य को चमकाने वाली स्थिति भी बनाता है। अब वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था का मतलब यह है कि अगर कोई ग्रह विषम राशि में है, मतलब 18 अंश से लेकर 24 अंश तक, और अगर सम राशि में है तो 6 अंश से 12 अंश तक, तो ये वृद्धावस्था में होगा। अब इस ग्रह का प्रभाव जो होगा, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति अनुभवी तो होता है लेकिन शरीर से कमजोर होता है, वैसे ही वृद्धावस्था का ग्रह फल देने में समर्थ नहीं होता, असमर्थता महसूस करता है। यह केवल नाम मात्र लगभग 10-15% ही फल दे पाता है, चाहे वो शुभ स्थिति में हो ग्रह तो शुभ, अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ। परिणाम होता है जातक को इस ग्रह से संबंधित कार्यों में देरी होती है और थकावट का अनुभव होता है। योजनाएं बनती तो हैं पर क्रियान्वित बड़ी कमजोरी से होती हैं, यानी बहुत मुश्किल से होती हैं। फिर एक अवस्था है मृत अवस्था। अगर सम राशि में बात करें तो ये 6 अंश तक होती है, 0 से 6 अंश,
और अगर विषम राशि की बात करें तो विषम राशि में 24 अंश से 30 अंश तक होती है ये अवस्था। इसका प्रभाव है यहाँ ग्रह का बल बिल्कुल शून्य हो जाता है, शून्य माना गया है। परिणाम क्या होता है, ग्रह कुंडली में बैठा तो है लेकिन वह जातक को कोई फल देने की स्थिति में नहीं होता। अगर राजयोग बनाने वाला ग्रह मृत अवस्था में हो तो जातक को उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता। याद रखने योग्य क्या है इसमें सूत्र, शुभ ग्रह जैसे कि गुरु है, शुक्र है, अगर बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था में हो तो उनके शुभ फलों में बहुत कमी आ जाती है। अशुभ ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य, यदि ये बाल या वृद्ध अवस्था में हो तो इनकी मारक शक्ति या फिर बुरा प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरी अवस्था है जागृत आदि अवस्था। इनमें 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये भी अवस्था बल है और ये ग्रह को, यानी आपकी कुंडली के ग्रह जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है उसकी चेतना शक्ति को दर्शाते हैं। जागृत अवस्था का मतलब क्या है, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में, खुद की राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो उसे जागृत अवस्था में माना जाता है। इसका प्रभाव होता है कि ग्रह पूरी तरह से सक्रिय और सचेत है। ये जातक को पूर्ण फल यानी 100% फल प्रदान करता है। जागृत ग्रह व्यक्ति को साहस भी देता है, स्पष्ट दृष्टि और त्वरित सफलता देता है, बहुत जल्दी सफलता देता है। जिस भाव से इसका संबंध है, जिस भाव में ये बैठा है, उस भाव के फलों में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाला ये ग्रह होता है। इसी के अंतर्गत आती है सोपन अवस्था। जब कोई ग्रह अपने मित्र राशि में हो या फिर सम राशि में हो तो ऐसी स्थिति में उसे सोपन अवस्था में माना जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि इस अवस्था में ग्रह मध्यम बलशाली होता है। ये जातक को मध्यम फल, लगभग 50% फल प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि जातक को सफलता तो मिलेगी लेकिन उसके लिए उसे ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे या परिणाम आने में देर होगी, ऐसा भी हो सकता है। फल पूरी तरह से निश्चित नहीं होते, जैसे सपने में चीजें धुंधली धुंधली होती हैं, इस तरह से इसको मान सकते हैं। इसी के अंदर उपावस्था है सुप्त अवस्था। जब कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में हो या अपनी नीच राशि में स्थित होता है तो उसे सुप्त यानी सोई हुई अवस्था का माना जाता है। इस अवस्था का परिणाम या फल क्या होता है, इस अवस्था में ग्रह शक्तिहीन या फिर कह सकते हैं निष्क्रिय होता है। ये ग्रह जातक को बहुत कम या ना के बराबर, मतलब मान सकते हैं कि 20-25% फल देता है। व्यक्ति को उस ग्रह के संबंधित क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बावजूद निराशा हाथ लगती है। ऐसा ग्रह जातक के भाग्य में बाधाएं भी पैदा करता है और उसके शुभ प्रभावों को रोक देता है। फिर तीसरी अवस्था है दीप्तादि अवस्था कहते हैं इसे। इसमें 10 अवस्थाएं हैं, यानी 10 उप अवस्थाएं हैं। ये कह सकते हैं कि ग्रहों का दीप्तादि बल है। इसमें सबसे पहली है दीप्त अवस्था। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होता है तो उसे दीप्त अवस्था में कहा जाता है। इसका प्रभाव है, ये अवस्था जो है जातक को अपार उत्साह देने वाली होती है। इस ग्रह की अवस्था का फल इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में देखने को मिलता है। उसमें देखने को मिलेगा कि साहस और नेतृत्व की क्षमता होती है और व्यक्ति जीवन में उच्च पद, धन, वाहन, सुख और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ये अवस्था ग्रह की सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। इसी में दूसरी उप अवस्था है और यह है स्वस्थ अवस्था। जब ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी ही किसी राशि में बैठा हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं। इसका प्रभाव है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि ग्रह को उत्तम स्वास्थ्य है, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होता है और उसे पैतृक संपत्ति या फिर स्थिर धन का लाभ भी होता है। इसी में उपावस्था है जो जिसको कहते हैं मुदित अवस्था। जब कोई ग्रह अपने अति मित्र की राशि में होता है तो उसे मुदित अवस्था में यानी प्रसन्न अवस्था में कहा जाता है। इसका प्रभाव है कि ये जातक इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में
प्रसन्नता पूर्वक रहता है और संतोष ये ग्रह प्रदान करता है। व्यक्ति को मित्रों परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। ऐसे जातक का स्वभाव मिलनसार होता है इस ग्रह के समय में, और ये कला और सुख सुविधाओं का आनंद लेता है। इन्हीं 10 अवस्थाओं में चौथी उप अवस्था है शांत अवस्था। जब ग्रह अपने मित्र की राशि में या शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो वो शांत कहलाता है। प्रभाव क्या होता है? यह अवस्था जातक को धैर्यवान और बुद्धिमान बनाती है। व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है इस समय और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेता है। जीवन में संघर्ष कम होता है इस समय में और कार्य सुगमता से पूरे होते हैं। 5वीं उपअवस्था है शक्त अवस्था। जब ग्रह स्पष्ट रूप से उदित हो, सूर्य के निकट होकर के अस्त ना हो और बलवान हो तो ये शक्त कहलाता है, शक्तिशाली कहलाता है। ये अवस्था जातक को कर्मठ और पराक्रमी बनाती है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करता है। वो कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति रखता है। इसके बाद 6ठी उप अवस्था है जिसे कहते हैं पीड़ित अवस्था। जब ग्रह शत्रु की राशि में हो या पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, जैसे शनि से, राहु से या केतु के द्वारा देखा भी जा रहा हो या उनके साथ हो, तो ये होता है पीड़ित अवस्था में ग्रह। इस ग्रह की दशा या अंतर्दशा का प्रभाव क्या होता है? इस अवस्था में ये ग्रह अपना शुभ फल खो देता है। जातक को बार बार अपमान, असफलता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बनते हुए काम भी अंत समय में बिगड़ जाते हैं। इसके बाद 7वीं उपअवस्था है दीन अवस्था। दीन अवस्था कब होती है? जब ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होता है तो उसे दीन अवस्था का कहा जाता है। इसका प्रभाव होता है, ये अवस्था जातक में आत्मविश्वास की कमी पैदा करती है। व्यक्ति को आर्थिक तंगी, हीन भावना और दूसरों पर निर्भर होने के लिए विवश करती है। निर्भरता का अनुभव करना पड़ सकता है। हालांकि नीच भंग होने पर इसके बुरे परिणाम कम भी हो जाते हैं। 8वीं अवस्था है विकल अवस्था। इन्हीं 10 में से 8वीं। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट होने के कारण अस्त होता है तो उसे विकल अवस्था का कहा जाता है। ये ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में विकल होने के कारण से बेचैन या व्याकुल महसूस कराता है। जातक के मन में हमेशा डर और अनिश्चितता बनी रहती है। कड़ी मेहनत के बाद भी उसे जीवन में उचित श्रेय या फिर परिणाम नहीं मिल पाता। 9वीं अवस्था है खल अवस्था। जब ग्रह पाप ग्रहों की संगति में हो या उनके अंशों में फंसा हुआ हो तो उसे खल अवस्था का माना जाएगा। इस ग्रह की दशा या अंतर्दशा का प्रभाव, इस अवस्था के कारण जातक के स्वभाव में कठोरता या स्वार्थपन आ जाता है। उसे बिना मतलब के यानी व्यर्थ के विवादों या कानूनी पचड़ों या गुप्त शत्रुओं के कारण परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये भाग्य में बाधा उत्पन्न करने वाला समय होता है। 10वीं उपअवस्था है भीत अवस्था। जब ग्रह अपनी अति शत्रु की राशि में हो या फिर वो ग्रह शुभ हो करके वक्री अवस्था में हो तो अशुभ प्रभाव में होता है। इसी अशुभ प्रभाव के कारण उसे भीत यानी डरा हुआ ग्रह की अवस्था मान सकते हैं। इसका प्रभाव होता है व्यक्ति के अंदर अज्ञात सा भय बना रहता है। वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता और अक्सर गलत संगति या गलत फैसलों के कारण अपना नुकसान कर बैठता है। जीवन में स्थिरता की कमी रहती है इस दशा में। तो इनका निष्कर्ष यह है कि कुंडली का विश्लेषण करते समय केवल ग्रह की राशि देखना काफी नहीं है। ये देखना भी जरूरी है कि वह ग्रह किस अवस्था में है। प्रथम 5 अवस्थाएं उन्नतिदायक हैं, जबकि अंतिम 5 अवस्थाएं, ये जो 10 उप अवस्थाओं के बारे में बताया है हमने, इनकी बात हो रही है। इनकी अंतिम 5 अवस्थाएं जातक को संघर्ष और आत्म मंथन की ओर ले जाती हैं। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो वक्री और मार्गी, यानी इसको कहते हैं चेष्टा बल। फलादेश में ग्रह की गति का बहुत महत्व है। वक्री ग्रह को बहुत बलवान माना गया है। यह पुराने कर्मों और दोहराव को दर्शाता है।
मार्गी ग्रह की सामान्य सीधी गति होती है। इन सब का निष्कर्ष ये है कि यदि आपको किसी कुंडली का त्वरित यानी क्विक फलादेश करना हो तो सबसे पहले बाल्य आदि अवस्था उसके अंशों को देखना होगा, और फिर दीप्त आदि अवस्था यानी उच्च नीच देखने के लिए ये होती है, और इन सब का प्रयोग सबसे अनिवार्य माना जाता है। इन्हीं के आधार पर तय होता है कि जातक की वह ग्रह की दशा या फिर उसकी अंतर्दशा कैसी रहेगी, या किस ग्रह का उपाय मंत्र जाप या किस ग्रह के रत्न को पहनने से लाभ होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा कि ग्रहों की अवस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जब ग्रह इन में से किसी अवस्था में हो तो वो ग्रह अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा, अपनी प्रत्यंतर दशा में उस अवस्था के अनुसार अपने शुभ या अशुभ फल में कमी या वृद्धि कर लेता है। ये इस रहस्य को देखना बहुत ही जरूरी है जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। अगर कुंडली विश्लेषण करते समय इन 3 तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो समझ लीजिए कि फलादेश कहीं ना कहीं छूट रहा है या उसमें अधूरापन है। कैसा लगा आपको आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो? अवश्य कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। अगर इस चैनल पर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को और लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चाहे करियर की बाधाएं हो, विवाह में देरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुरुजी के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। उनकी ऑनलाइन ज्योतिष परस ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सेवा उन लोगों के लिए वरदान है जो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि आप प्रामाणिकता और स्पष्टता चाहते हैं तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।